Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the 8th lecture for class 9th History, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Now is the time जब हम finally रशियन रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक हम सोशलिज्म और उसकी सारी कंडीशंस को देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करने के लिए रशिया को जो रशियन पीपल हैं दे वर रेडी, बट जार वॉज नॉट रेडी। तो वो ऐसा डिसीजन ले ही नहीं रहा था, इसलिए पीपल जो होते हैं, जो पब्लिक है, वो डिसाइड कर चुकी है, जो वर्कर्स और पीजेंट्स हैं वो डिसाइड कर चुके हैं कि अब हमें पहले तो जार को हटाना है, फिर उसके बाद जो भी पार्टी या जो भी लीडर हमारे सामने आएगा हम उसकी मदद से रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करा लेंगे। 22 Feb 1917, मतलब इट वॉज द टाइम ऑफ द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है कि रशिया ऑलरेडी नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर विंटर पड़ती है, और ऐसी सीवियर विंटर में क्या होगा, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, बैड एग्रीकल्चर। दूसरी प्रॉब्लम, वर्कर्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। क्यों, पहले ही ख़राब थी, बट इतनी ख़राब मौसम में, इतने ख़राब क्लाइमेट में भी उनसे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा रहा था। और काम तो लिया जा रहा था, वर्किंग कंडीशंस ख़राब थी, साथ में फूड शॉर्टेजेस थी इन वर्कर्स के लिए। मतलब दे वर मेड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, दे वर मेड टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट येट दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड सप्लाई। ठीक है, तो फूड शॉर्टेज भी यहाँ पर थी, जिसके कारण अब वर्कर्स जो है अब वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके अंदर आउटरीच ज़्यादा आ रहा है। और जो, क्योंकि देखो वर्कर्स तो सिटी में है, पीजेंट्स जो है ज़्यादातर वो है आपके आउटस्कर्ट्स में या फिर आपकी कंट्री साइड में, राइट। तो यहाँ पर पहली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किसके ऊपर क्रिएट हो रही है, वर्कर्स के ऊपर। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन में कौन आगे आएगा, वर्कर्स। अब फूड शॉर्टेज भी है यहाँ पर और क्लाइमेट भी खराब है। इसके साथ साथ हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि रशिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज बची थी, और जो इंडस्ट्रीज बची थी वो बहुत ही खराब कंडीशन में वहां पर काम कर रही थी। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज होती है जिसका नाम है पुटिलव आयरन वर्क्स। मतलब ये एक आयरन इंडस्ट्री होती है जहां से 4 वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। 4 वर्कर्स वर एक्सपेल्ड। अभी 4 वर्कर्स को काम से निकाल दिया, और कंडीशंस वैसे ही खराब है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, फूड सप्लाई नहीं है। तो जब ये 4 वर्कर्स को पुटिलव आयरन वर्क्स निकाल देते हैं तो इनके सपोर्ट में बहुत सारे वर्कर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं एंड दे कंडक्टेड वन स्ट्राइक। बहुत सारे वर्कर्स मिलकर क्या करेंगे, एक स्ट्राइक कंडक्ट करेंगे, एक हड़ताल कंडक्ट करेंगे। मतलब काम पर नहीं आएंगे ना, सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करते हैं। और जैसे मान लेते हैं एक रिवर निकलती थी, ठीक है, पेट्रोग्राड में एक रिवर बीच से निकल रही है जिसका नाम है रिवर नीवा। रिवर नीवा के लेफ्ट साइड पर यहाँ पर कौन रह रहा है, जो गवर्नमेंट्स है या फिर आप कहेंगे कि जो ऑफिशियल्स रह रहे हैं, और राइट साइड में रहेंगे आपके वर्कर्स। मतलब बैंक रिवर के एक तरफ वर्कर्स रह रहे थे, पीजेंट्स रह रहे थे, और दूसरी तरफ रह रही थी गवर्नमेंट के लोग, या जो लग्जरी को उस समय भी क्या कर पा रहे थे, एंजॉय कर पा रहे थे, वो लोग वहाँ पर रह रहे थे। और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जितने भी ऑफिसेस थे, न्यूज़ जो ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, ये सारे कहाँ पर थे, लेफ्ट साइड, मतलब कि गवर्नमेंट के पास। अब क्या होता है कि वर्कर्स तो इस तरफ रह रहे हैं, इस तरफ वर्कर क्वार्टर्स है। 22 Feb को जब ये लोग स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये रिवर नीवा को क्रॉस करके चले जाते हैं लेफ्ट साइड। ये रिवर नीवा को क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाएंगे तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को क्या करेंगे, चारों तरफ से कैप्चर कर लेंगे। मतलब घेर लेते हैं किसको, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को और जार का जो पैलेस है उसको। अब जब जार को ये चीज़ समझ में आती है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं जब वो ये चीज़ समझते हैं तो वो क्या करते हैं, कर्फ्यू को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, दे अनाउंस दैट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ कर्फ्यू इन दी सिटी। कर्फ्यू है, इसका मतलब क्या है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन लोग तो इकट्ठे ऑलरेडी हैं। तो वो क्या बोलेगी, जार जो है, अब वो क्या करेंगे, वो पुलिस को और जो उनकी आर्मी है उसको बोलेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर कंट्रोल करो।
जब कर्फ्यू लगता है तो उसके बाद इनकी जो स्ट्राइक है वो डिसमिस हो जाती है। मतलब ये लोग बोलते हैं कि चलो स्ट्राइक को हम आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, आज के लिए पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बस आज के लिए शाम हो जाती है जब वो इस तरफ आते हैं तो डिसाइडेड कि लेट अस गो बैक टू आवर एरिया। 22 को क्या होता है, जब ये सब कुछ हो रहा है इसमें पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन यहाँ पर बहुत अच्छे से देखा जाता है, जिसके कारण 22 फेब को ही हम बोल दिए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। February को इसलिए बोल दिया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्यों? क्योंकि पहली बार वुमेन जो है वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। वुमेन क्यों पहली बार इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है? पहले भी ऐसी कंडीशंस हुई हैं लेकिन वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जब मेन वॉर में गए हैं तो बहुत सी जो सीवियर कंडीशंस हैं उनको सफ़र करना पड़ा है वुमेन को। सो नाउ दे आर सो मच आउटरेज कि अब वो खुद स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व होना चाहती हैं और अब वो रेवोल्यूशन करना चाहती हैं। So 22 Feb from then onwards known as International Women's Day. अब 22 Feb को तो यहाँ पर उनकी जो स्ट्राइक थी वो डिसमिस हो गई, लेकिन ये दोबारा आते हैं, वर्कर्स जो हैं वो दोबारा आएंगे 24 और 25 Feb को, दोबारा रिवर क्रॉस करके इस तरफ आते हैं, फिर से स्ट्राइक करते हैं। तो जो जार होता है ये अपनी आर्मी को बोलकर रखता है कि अब आप फ्री हैं लोगों को फायर करने के लिए, मतलब आप लोगों को मारना भी चाहें तो आप मारें लेकिन इनको यहाँ से हटाएं। ये कंडीशंस होती है, तब तक आर्मी के कुछ लोग जार की बात मान रहे होते हैं। 24 को भी ऐसे होता है, 25 को भी ऐसे होता है, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्शन जार का बहुत ही गलत पड़ जाता है, जो कि 25 फेब को ये कर देते हैं ड्यूमा को डिसमिस। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ड्यूमा को डिसमिस कर दिया 25 फेब को। हमने देखा था कि जार क्या करते हैं, जब लोग ब्लडी संडे के बाद उनके अगेंस्ट जाने लगते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक पार्लियामेंट बनाते हैं, जिसको रशिया में ड्यूमा बोला गया है। ड्यूमा बनाते हैं, फिर 75 डेज के बाद उसको डिसमिस कर देते हैं, फिर एक ड्यूमा बनाते हैं, 3 महीने उसको चलाते हैं, फिर उसको डिसमिस कर देते हैं, तीसरी बार ड्यूमा बनाते हैं और उसमें सारे अपने लोगों को भेज देते हैं, मतलब कंजर्वेटिव लोगों को बना देते हैं ड्यूमा का मेंबर। तो ड्यूमा किसके फेवर में चली गई, जार के फेवर में। लेकिन फिर भी लोगों को ये था कि कुछ लोग तो अभी भी जार के अगेंस्ट वाले ड्यूमा में बैठे हैं। यहाँ पर 25 फेब को जब लोग ऑलरेडी भड़के हुए हैं, जार का ये एक्शन उनको और भड़का देता है, ड्यूमा को डिसमिस कर दिया जाता है। अब ड्यूमा को डिसमिस कर दिया तो ड्यूमा में जो कुछ मेंबर्स थे, ड्यूमा के जिन लोगों को एक्शन पसंद नहीं आता है वो क्या करेंगे, जार के अगेंस्ट बोलेंगे। Some of the Duma members who were dismissed by the Tsar, they spoke against the Tsar. जब वो जार के अगेंस्ट बोलते हैं तो अब जार के अगेंस्ट उसके खुद के ड्यूमा के मेंबर्स नहीं हैं। ये मेंबर्स जो होते हैं ये किसको ज्वाइन कर लेते हैं, वर्कर्स की स्ट्राइक को। ठीक है, नाउ ज्वाइन दी वर्कर्स। ड्यूमा मेंबर्स जो हैं ये कर लेते हैं, वर्कर्स को ज्वाइन करते हैं। जब ये वर्कर्स को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वर्कर्स की जो डिग्निटी हम कहेंगे वो भी बढ़ती है और साथ में उनकी जो पावर है वो भी इंक्रीज होती है। तो अब जार के अगेंस्ट वर्कर्स भी हैं और कौन है यहाँ पर, ड्यूमा मेंबर्स। जब यहाँ पर ड्यूमा मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया, मतलब पूरी ड्यूमा को ही डिसमिस कर दिया गया है, तो दे फाइनली गो एंड ज्वाइन दी वर्कर्स, क्योंकि उनको समझ आता है कि जार जो है, जार सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोक्रेटिक रूलर है और इसको कोई मतलब नहीं है कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। जब उनको ये चीज़ समझ में आती है तो वो फाइनली ये सोचते हैं कि अब हमें वर्कर्स की तरफ आ जाना चाहिए। जब वर्कर्स की तरफ आते हैं तो इनकी पावर और इनकी जो डिग्निटी है वो इंक्रीज हो जाती है। 27 फेब को क्या होगा, 27 फेब को यहाँ पर हम नहीं, मतलब 27 फेब को जो ड्यूमा मेंबर्स हैं और वर्कर्स हैं, जितने भी लोग मतलब रेवोल्यूशन करने आए हैं सामने, ये लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशंस को घेर लेते हैं चारों तरफ से। राइट, अब पुलिस स्टेशंस को घेर लेंगे तो क्या होगा, आर्मी ऑलरेडी, मतलब एक आर्मी किसके पास है, जार के पास है, और पुलिस अब उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रही। ये सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर
वर्कर्स और ड्यूमा मेंबर्स ये मिलकर क्या कर रहे हैं, जार को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों मिल गए तो पावर इनकी इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण क्या होगा, जब ये पुलिस स्टेशन को घेर लेंगे 27 को, तो 2 मार्च को ये ड्यूमा मेंबर्स और वर्कर्स में से कुछ लोग जाएंगे जार के पास और उनको बोलेंगे कि नाउ इट इज बेटर फॉर यू टू स्टेप डाउन ऑफ द थ्रोन, है ना, कि अब आप अपना जो राजगद्दी है उसको छोड़कर चले जाओ। जिसका कारण ये है कि अगर आप अपनी मर्जी से उठ के यहाँ से नहीं गए, है ना, या अगर आपने अपनी मर्जी से किंग की पोजीशन से आप नहीं हटे, तो लोग यहाँ पर आके क्योंकि बहुत आउटरेज्ड हैं आपका बुरा हाल करेंगे। तो 2 मार्च को जार को ये एक तरीके से वार्निंग मिल जाती है दैट इट इज बेटर फॉर यू टू स्टेप डाउन फ्रॉम दी थ्रोन। लेकिन जार इतनी जल्दी मानने वाले तो थे नहीं, तो जार क्या करते हैं, अपने मिलिट्री को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि इन लोगों को मारो, है ना, जितने भी लोग बाहर स्ट्राइक कर रहे हैं, जितने भी लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट, उनको मारो। लेकिन मिलिट्री भी अभी समझ चुकी है कि जार के फेवर में खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मिलिट्री जब वर्कर्स की कंडीशंस देखती है, ड्यूमा मेंबर्स की कंडीशन देखती है, तो उसको ये समझ में आता है कि जार के अगेंस्ट जाना ही बेटर है। तो 2 मार्च को जार जब उनको बोलता है कि इन लोगों को मारो, तो वो नहीं मारते और वो क्या करते हैं, जो कैवलरी होती है ना, मतलब जो घुड़सवार होते हैं और आर्मी का एक बड़ा हिस्सा, दे जॉइन दी वर्कर्स। किसने ज्वाइन किया? मिलिट्री, मतलब आर्मी। अब आर्मी भी वर्कर्स को ज्वाइन कर चुकी है, तो जार की जो आप कहेंगे पावर है वो एकदम ही कम हो गई, बहुत ही लिमिटेड हो गई। जिसका कारण क्या था, पुलिस नहीं काम कर सकती क्योंकि उसको रैंसैक करके रखा है, मिलिट्री आपके फेवर में नहीं है, ड्यूमा मेंबर्स आपके फेवर में नहीं है, तो जार को फाइनली वहां से हटाया जाता है। जार जब हटता है तो ड्यूमा मेंबर्स, वर्कर्स एंड मिलिट्री मेंबर्स ये सारे के सारे मिलकर यहाँ पर बनाएंगे पेट्रोग्राड सोवियत। ये सब के सब मिलकर क्या बना रहे हैं? पेट्रोग्राड सोवियत। सोवियत का मतलब क्या होता है? एक तरीके से काउंसिल, ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, ऑफिशियल डिसीजंस को सबके कंसेंसस से, सबकी सहमति से डिसाइड करता है। अब यहाँ पर जब पेट्रोग्राड सोवियत बनेगा तो इसमें 3 टाइप के लोग हैं, ड्यूमा मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं और साथ में आपके कुछ मिलिट्री मेंबर्स हैं। पेट्रोग्राड सोवियत जो है ये जब रशिया में आती है, अब देखो जार नहीं है और कोई एक व्यक्ति, मतलब कोई एक ऑटोक्रेटिक रूलर वहां पर भी इमर्ज नहीं हुआ है और कोई एक लीडर भी सामने नहीं आया, तो यही लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, ताकि पावर किसी एक आदमी के पास ना जाए। तो पेट्रोग्राड सोवियत जो होता है, अब ये कुछ कुछ रूल्स कैसे लेकर आएगा कि इंडस्ट्रीज को हम ठीक करेंगे, साथ में अब लोग फ्री हैं एसोसिएशंस और ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए। पहले जार के समय में ये सारी चीजें बैन थी, कोई भी एसोसिएशन या ग्रुप्स फॉर्म नहीं कर सकते थे। तो जब यहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत बनता है, इससे इंस्पायर होकर पूरे रशिया में बहुत सारे सोवियत यहाँ पर बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? पेट्रोग्राड सोवियत की, और हम पढ़ते भी इसी के बारे में हैं, ठीक है। पेट्रोग्राड सोवियत क्या करेगा, ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम एक काम करते हैं, जब तक ऑफिशियल इलेक्शंस हमारी कंट्री में नहीं होते तब तक हम बनाते हैं एक प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब है कि जब तक कंट्री में ऑफिशियल इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी? प्रोविजनल गवर्नमेंट की। जैसे ही ऑफिशियल इलेक्शंस हो जाएंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट को हम खत्म कर देंगे। इतने में ही जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन रही है तो यहाँ पर वर्कर्स हैं, मिलिट्री और ड्यूमा मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल नॉलेज है ना, ये जो लीगल नॉलेज ज्यादातर है पॉलिसी फॉर्मेशन का और सब कुछ का, किसको ज्यादा है? ड्यूमा मेंबर्स को, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, इन लोगों के लिए, मतलब जो वर्कर्स हैं उनके लिए सारे डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। बट लेनिन जो है, लेनिन कौन थे? लेनिन वाज दी, व्लादिमीर लेनिन वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। लेनिन को देश निकाला दे दिया जाता है बाय दी जार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल्शेविक्स को लेकर लीड करने की कोशिश करते हैं। तो जब इनको बाहर निकाल दिया जाता है, जार के हटने के बाद ये दोबारा रशिया आते हैं। जब लेनिन दोबारा रशिया आते हैं तो ये आते हैं अपने अप्रैल थीसिस के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस अप्रैल थीसिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।
यहाँ पर लेनिन आए हैं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा, ड्यूमा मेंबर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और कंडीशंस रशिया में दोबारा से कैसी बनने वाली है, कौन ऑटोक्रेटिक रूलर दोबारा से आने वाला है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. So I hope I made the topic clear to you, and if you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.